नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, हिंदी विभाग। आज मैं स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों के साथ भारतीय काव्यशास्त्र के शब्द शक्ति पर चर्चा करूंगी। शब्द शक्ति अर्थात शब्द की शक्ति। शब्द की शक्ति अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। शब्द जैसे मान लीजिए कि घड़ा बनाने के लिए कुम्हार, चाक, लकड़ी, मिट्टी आदि की ज़रूरत होती है। तो इसमें घड़ा बनाने के लिए जो मिट्टी है, कुम्हार है, चाक चलाने के लिए जो डंडे का प्रयोग किया जाता है, वो क्या हुआ, घड़ा बनाने के कारण हुए। और जो चाक घूम रहा है जिससे उस घड़ा को आकार प्रदान किया जाता है, वो व्यापार हुआ। ठीक है, इस रूप में अगर इस उदाहरण के रूप में अगर हम समझे तो शब्द शक्ति मतलब अर्थ को व्यक्त करने का कारण जो है, अर्थ बोध कराने का कारण जो है वो शब्द है, और अर्थ बोध कराने का व्यापार जो है वो है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आदि शब्द शक्तियाँ। यानी अगर हम बात करें तो अर्थ बोध कराने की व्यापार को हम शब्द शक्ति, जिस तरह से घड़ा को आकार चाक के माध्यम से प्राप्त होता है, उसी तरह से अर्थ बोध जो होता है, जो हमें प्राप्त होता है, वो अभिधा, लक्षणा आदि व्यंजना के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। कि वो किस रूप में हम अर्थ को ग्रहण करें, ये इस अभिधा, लक्षणा, व्यंजना के माध्यम से होता है। अब हम बात करते हैं शब्द कितने तरह के होते हैं। शब्द में है वाचक शब्द, लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द। अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ भी 3 तरह के होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। यानी वाचक शब्द से जो अर्थ निकलते हैं वो वाच्यार्थ, लक्षक शब्द से जो अर्थ निकलते हैं वो लक्ष्यार्थ, और व्यंजक शब्द से जो अर्थ निकलते हैं वो होते हैं व्यंग्यार्थ। इस दृष्टिकोण से देखें तो ये शब्द और अर्थ दोनों मिलके क्या होते हैं, वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ, और उससे जो शब्द शक्ति, तो वहाँ क्या होती है, अभिधा शब्द शक्ति। यानी अभिधा शब्द शक्ति वाचक शब्द और वाच्यार्थ के सम्मिलित रूप से बनते हैं अभिधा शब्द शक्ति। लक्षक शब्द और लक्ष्यार्थ मिलकर, लक्षक शब्द और अर्थ के रूप में लक्ष्यार्थ मिलकर क्या बनता है, लक्षणा शब्द शक्ति। व्यंजक शब्द और व्यंग्यार्थ अर्थ मिलकर क्या बनता है, व्यंजना शब्द शक्ति। तो इस तरह से अर्थ और शब्द के मिलन से जो शब्द शक्ति बनती है वो ये तीनों अभिधा, व्यंजना, लक्षणा के रूप में हम देखते हैं। पहला अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति यानी मुख्यार्थ का बोध कराने की जो प्रवृत्ति हम जिस शब्द शक्ति में देखते हैं वो है अभिधा शब्द शक्ति। यानी जैसा बोला जाए वैसा ही भाव ग्रहण किया जाए, जैसा लिखा हुआ है, जैसा संकेत किया गया उसी तरह का भाव ग्रहण किया जाए, वहाँ होता है अभिधा शब्द शक्ति। यानी साक्षात सांकेतिक अर्थ को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो है अभिधा शब्द शक्ति। इसे प्रथमा भी कहा जाता है, इसे अग्रिमा भी कहा जाता है, अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहा जाता है। इस शब्द शक्ति लोकमानस में इस शब्द शक्ति की व्यापकता जो है वो सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा लोकमानस में प्रचलित अगर शब्द शक्ति है तो ये अभिधा शब्द शक्ति है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शायद बहुत सारे आचार्यों ने इसे उत्तम शब्द शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनका कहना है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा छीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत प्रवीण। यानी लोकमानस में, लोक समझ में जो ये सबसे अधिक प्रचलित शब्द शक्ति के रूप में ख्याति लब्ध है, या समझने में या ग्राह्य करने में इतनी सुविधाजनक है, इस दृष्टिकोण से शायद इन आचार्यों ने इसे उत्तम कोटि के काव्य के अंतर्गत रखा है। हालांकि इससे असहमति हो सकती है, लेकिन अगर हम पाश्चात्य विचारकों में, पाश्चात्य साहित्य में भी देखें तो वहाँ भी देखते हैं कि गद्य और पद्य के क्षेत्र में क्लैरिटी को महत्व दिया जाता है, पर्सपिक्यूटी को महत्व दिया जाता है। यानी वहाँ भी जो स्पष्टता है उसको काव्य में महत्व प्रदान किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से शायद
इस शब्द शक्ति को विभिन्न आचार्यों ने उत्तम काव्य कहा है। और ये भी एक चीज़ है कि अगर मुख्यार्थ अभिव्यक्त ही नहीं होगा, मुख्यार्थ कहा ही नहीं जाएगा, तो लक्षणा और व्यंजना कैसे अभिव्यक्त हो सकती है। इस दृष्टिकोण से भी इस शब्द शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अब इस शब्द शक्ति के भी इस 3 भेद है, रूढ़, योग रूढ़, योगी। ठीक है, तो रूढ़ क्या हुआ, जिसका खंड किया जा सकता है, परंपरा से चला आ रहा है। ठीक है, माफ कीजिएगा, रूढ़ वो परंपरा से चला आ रहा है लेकिन जिसका खंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो एक अर्थ में अर्थबोध करा रहा है लेकिन उसको खंडित करके अगर खंड किया जा रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे पेड़ शब्द को अगर खंडित कर दिया जाए तो कुछ भी इसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पे जोर र, कोई इसका अर्थ नहीं, ना पे का कोई अलग अर्थ है ना र का कोई अलग अर्थ है। ठीक है, लेकिन ये रूढ़ शब्द यही हुआ कि जिसका खंड ना किया जाता हो और एक निश्चित अर्थ का बोध कराता हो। ठीक है, एक समुदाय विशेष का बोध कराता हो, वहां होता है रूढ़ शब्द। योग रूढ़, यौगिक शब्द से ही स्पष्ट है कि मिलन, योग से बना हुआ शब्द, यानी यहाँ पे 2 अलग अलग शब्द मिलकर एक बनते हैं। दोनों को जब अलग किया जाए तो दोनों का अलग अर्थ निकलता है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एक विशेष अर्थ को सूचित करते हैं। या ये हो गया यौगिक शब्द। जैसे अगर भूपति को देख ले हम, भू का अर्थ धरती, पति का अर्थ स्वामी, लेकिन जब दोनों अर्थ जुड़ जाते हैं भूपति, ये जो 2 शब्द मिलके जब एक शब्द हो जाते हैं तो भूपति क्या अर्थ करता है, क्या अर्थ ध्वनित करता है, राजा। ठीक है, तो इस रूप में हम यौगिक शब्द को देखते हैं। योग रूढ़ जो शब्द है, इसको भी अगर हम देखें तो योग रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक की प्रक्रिया से ही बना हुआ शब्द है योग रूढ़, लेकिन ये एक विशेष अर्थ के लिए ये भी यौगिक की प्रक्रिया से, प्रत्यय, समास वगैरह से मिलकर बना हुआ शब्द है। इसका भी इसको भी खंड किया जा सकता है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे दशानन, यानी 10 सिरों वाला व्यक्ति, लेकिन जब हम ये किस लिए रूढ़ हो गया, किस शब्द के लिए रूढ़ हो गया, ये रावण के लिए रूढ़ हो गया। यानी ये दशानन शब्द जो है ये रावण के लिए रूढ़ हो चुका है। ठीक है, जलज यानी जल से उत्पन्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये किस चीज के लिए रूढ़ हो चुका है, ये कमल के लिए रूढ़ हो चुका है। तो योग रूढ़ हुआ, यानी इस रूप में किसी अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, वो होता है योग रूढ़ से। यह अविधा शब्द शक्ति की एक विशेषता यह है कि उपमा अलंकार का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ अधिकतर अविधा शब्द शक्ति देखने को मिलती है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहीं कहीं, अधिकतर नहीं, कहीं कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रयोग में भी ये अविधा शक्ति शब्द शक्ति का रूप देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से हम अविधा शब्द शक्ति को जाने। अब अगले वीडियो में हम लक्षणा शब्द शक्ति और उसके भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे।